आखिरकार किसी ने वह सबूत ढूंढ ही लिया है जिसकी मुझे हमेशा से प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत को साबित करने के लिए जरूरत महसूस होती रही है। वैज्ञानिकों को पुरानी मानव हड्डियों में कुछ अजीब और गरीब चीज मिली है। यह एक डीएनए मार्कर है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यह रहस्यमयी कोड दुनिया भर के प्राचीन लोगों में पाया जाता है, लेकिन यह हमारे जात किसी भी मनुष्य से मेल नहीं खाता। आनुवंशिकीविद चिंतित हैं क्योंकि वे यह नहीं समझा पा रहे हैं कि यह कोड कहां से आया या इसका क्या अर्थ है। क्या होगा यदि हमारे पूर्वजों का ऐसे प्राणियों से संपर्क हुआ हो जिनके अस्तित्व के बारे में हमें कभी पता ही नहीं था? क्या उनका डीएनए आज भी हमारे अंदर मौजूद हो सकता है? आइए हमारे साथ उस आनुवंशिक रहस्य को उजागर करें जो मानव इतिहास को नया रूप दे रहा है, वह रहस्यमयी मार्कर। यह सब एक आनुवंशिकी प्रयोगशाला में शुरू हुआ, जहां वैज्ञानिक वही कर रहे थे जो वे हमेशा करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से पुराने डीएनए नमूनों का अध्ययन करना और प्राचीन हड्डियों पर परीक्षण करना। कुछ खास नहीं, बस काम का एक और दिन। वे हजारों साल पहले रहने वाले मनुष्यों के अवशेषों का अध्ययन कर रहे थे ताकि अपने पूर्वजों और उनके जीवन के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। ये हड्डियां सिर्फ एक जगह से नहीं ली गई थीं। इनके नमूने पूरी दुनिया से थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि मध्य पूर्व से भी। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि उन्हें वही चीजें मिलेंगी जो आम तौर पर मिलती हैं, जैसे कि प्राचीन मानव डीएनए शायद कहीं-कहीं निएंडरथल जीन के कुछ अंश और शायद डेनिसोवन डीएनए का थोड़ा मिश्रण भी। यह तो काफी सामान्य बात है। हम वर्षों से जानते हैं कि प्राचीन मानव कभी-कभी निएंडरथल और डेनिसोवन लोगों के साथ बच्चे पैदा करते थे, इसलिए उन आनुवंशिक संकेतों का मिलना अब कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन फिर उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब और गरीब दिखाई दिया। डीएनए में एक ऐसा निशान मिला जो सही नहीं लग रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उपकरण खराब हो गया है या नमूना किसी तरह दूषित हो गया है। प्रयोगशालाओं में कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए उन्होंने परीक्षण बार-बार किए। वही अजीब और गरीब निशान बार-बार दिखाई देता रहा। यह निशान एक आनुवंशिक पहचान की तरह था, डीएनए कोड में एक विशिष्ट पैटर्न जो बिल्कुल अलग दिखता था। यह उनके डेटाबेस में मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था। यह सामान्य मानव डीएनए नहीं था। यह निएंडरथल डीएनए भी नहीं था। यह निश्चित रूप से डेनिसोवन डीएनए भी नहीं था। यह बिल्कुल ही अनोखी चीज थी, ऐसी चीज जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि यह निशान अलग-अलग प्राचीन मनुष्यों के कई नमूनों में पाया गया। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दुनिया के बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में रहते थे, हजारों मील की दूरी पर। इनमें से कुछ प्राचीन मानव लगभग 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप की गुफाओं में रहते थे। अन्य लगभग 50,000 वर्ष पूर्व एशिया में रहते थे। कुछ तो इससे भी पुराने समय के अफ्रीका में पाए गए हैं। समय क्रम भी भ्रामक था। यह लक्षण अलग-अलग समय अवधियों के मनुष्यों में पाया गया, लेकिन यह उन आबादी में सबसे आम प्रतीत होता था जो 30,000 से 70,000 वर्ष पूर्व के बीच रहती थीं। यह एक बहुत लंबा समय अंतराल है और इसका अर्थ है कि जिस भी जीव ने यह आनुवंशिक निशान छोड़ा है वह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में रहा होगा। वैज्ञानिकों की चिंता का कारण यह है, मानव विकास के बारे में हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है उसके अनुसार यह चिन्ह मौजूद नहीं होना चाहिए। हमारे वंश वृक्ष का नक्शा अब तक काफी हद तक तैयार हो जाना चाहिए था। हम होमो सेपियंस, निएंडरथल, डेनिसोवन और कुछ अन्य विलुप्त मानव प्रजातियों के बारे में जानते हैं।
हम समझते हैं कि वे आपस में कैसे संबंधित हैं और समय के साथ उनका डीएनए कैसे आपस में मिश्रित हुआ। लेकिन यह नया मार्कर उस वंश वृक्ष में कहीं भी फिट नहीं बैठता। यह ऐसा था मानो किसी पहेली के डिब्बे से निकला हुआ कोई टुकड़ा मिल गया हो। यह किसी चीज से संबंधित था, लेकिन किसी ऐसी चीज से नहीं जिसे हम पहचानते हों। आनुवंशिक कोड स्पष्ट रूप से किसी मानव समान जीव का था, या कम से कम मनुष्यों से निकटता से संबंधित किसी जीव का। लेकिन यह इतना अलग था कि यह किसी ऐसी आबादी या प्रजाति से आया होगा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने और नमूनों की जांच जारी रखी इस उम्मीद में कि शायद यह महज एक संयोग या गलती हो। लेकिन जितनी ज्यादा जांच उन्होंने की, उतना ही उन्हें यह चीज मिलती गई। यह रहस्यमय डीएनए मार्कर सचमुच मौजूद था। यह व्यापक रूप से फैला हुआ था और हमारे प्राचीन पूर्वजों के जीनों में छिपा हुआ था, और कोई भी यह नहीं समझा सका कि यह कहां से आया या इसका क्या अर्थ था। तभी असली दहशत शुरू हुई। दहशत और उसे छिपाने की कोशिश। जब वैज्ञानिकों को पहली बार अपनी खोज का एहसास हुआ, तो उन्होंने सबको बताने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वे अपनी प्रयोगशालाओं में चिंतित चेहरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। यह ऐसी खोज नहीं थी जिसका जिक्र आप दोपहर के भोजन के दौरान यूं ही कैजुअली कर लें। यह ऐसी चीज थी जो आनुवंशिकी के पूरे क्षेत्र को उलट-पुलट कर सकती थी। प्रमुख शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के अन्य विशेषज्ञों को फोन करना शुरू किया। गुप्त फोन कॉल, निजी ईमेल। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे पागल तो नहीं हो गए हैं, कहीं उन्होंने कोई भयानक गलती तो नहीं कर दी है। कुछ ही हफ्तों में आनुवंशिकी विदों के छोटे-छोटे समूह विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में बंद दरवाजों के पीछे बैठकें करने लगे। ये आम तौर पर होने वाले खुशनुमा वैज्ञानिक सम्मेलन नहीं थे जहां लोग रोमांचक खबरें साझा करते हैं। ये तनावपूर्ण गंभीर बैठकें थीं जहां हर कोई दबी आवाज में बोलता था। यह खबर आनुवंशिकी जगत में आग की तरह फैलने लगी, लेकिन केवल अंदरूनी लोगों के बीच। युवा स्नातकोत्तर छात्रों ने देखा कि उनके प्रोफेसर अजीब व्यवहार कर रहे थे, घंटों निजी चर्चाओं में बिता रहे थे और तनावग्रस्त दिख रहे थे। वरिष्ठ शोधकर्ता अचानक बिना कारण बताए आपातकालीन बैठकों के लिए रवाना होने लगे। कुछ बड़ा घट रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी तक पता नहीं था कि क्या होने वाला है। समस्या यह थी कि किसी को यह नहीं पता था कि इस जानकारी का क्या किया जाए। अगर वे अपने निष्कर्षों को तुरंत प्रकाशित कर देते तो यह हर जगह सुर्खियां बन जाती। मीडिया में हंगामा मच जाएगा। लोग ऐसे सवाल पूछने लगेंगे जिनका जवाब वैज्ञानिक नहीं दे पाएंगे, और इससे भी बुरा यह होगा कि इस खोज को गलत समझा जा सकता है या तोड़ मरोड़ कर मानव उत्पत्ति से जुड़े तरह तरह के मनगढ़ंत सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त होने तक चुपचाप काम करते रहना चाहिए। वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से पहले यह पता लगाना चाहते थे कि यह रहस्यमय डीएनए कहां से आया है। आखिरकार बिना स्पष्टीकरण दिए यह घोषणा करना कि प्राचीन मनुष्यों में अज्ञात स्रोत से डीएनए था, केवल भ्रम और दहशत पैदा करेगा। पहले रहस्य सुलझाना बेहतर है, फिर पूरी कहानी साझा करना। लेकिन अन्य वैज्ञानिक इससे पूरी तरह असहमत थे। उनका मानना था कि यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता। मानव विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज को छिपाना गलत लग रहा था, मानो जनता से झूठ बोल रहा हो। विज्ञान को खुला और पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही राज को लंबे समय तक छिपाए रखना अक्सर कारगर नहीं होता। किसी न किसी को तो यह जानकारी आखिरकार लीक करनी ही थी। इसमें व्यक्तिगत चिंताएं भी शामिल थीं। अकादमिक अनुसंधान की दुनिया में किसी महत्वपूर्ण खोज को
सबसे पहले प्रकाशित करना ही सब कुछ होता है। इसका मतलब था अनुदान, नौकरी की सुरक्षा, प्रसिद्धि और इतिहास में स्थान। कई अलग अलग शोध टीमों ने स्वतंत्र रूप से इस मार्कर के प्रमाण खोजे थे। हर कोई श्रेय लेना चाहता था, लेकिन अगर खोज किसी तरह गलत साबित होती तो कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता था। महीनों बीतने के साथ तनाव और भी बढ़ गया। जो शोधकर्ता आमतौर पर सौहार्दपूर्ण सहयोगी थे, वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। कुछ टीमें अधिक डेटा इकट्ठा करने के लिए होड़ में लग गईं और देर रात और सप्ताहांत में भी काम करती रहीं। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकालने से पहले हर बात की 3 बार जांच की। विश्वास टूटने लगा। वैज्ञानिकों को डर था कि प्रतिद्वंद्वी उनके डेटा को चुरा सकते हैं या पहले प्रकाशित कर सकते हैं। इसी बीच अकादमिक पत्रिकाओं को संदेह होने लगा था। कई टीमों ने प्राचीन मनुष्यों में डीएनए से संबंधित असामान्य निष्कर्षों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन वे अस्पष्ट और अपूर्ण थे। पत्रिका के संपादक लगातार अधिक जानकारी मांगते रहे, लेकिन शोधकर्ता टाल मटोल करते रहे। वे कहते कि उन्हें अपने परिणामों की पुष्टि के लिए और समय चाहिए, या वे अतिरिक्त नमूनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। किसी ने विज्ञान ब्लॉगर को जानकारी लीक कर दी। बस एक संकेत, वास्तव में कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन इतना काफी था। ब्लॉगर ने डीएनए से जुड़ी एक चौंकाने वाली खोज की अफवाहों के बारे में पोस्ट किया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आनुवंशिकीविद इसे गुप्त रख रहे थे। अन्य ब्लॉगरों ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। मंचों पर अटकलों का दौर शुरू हो गया। छिपाने का जो भी प्रयास किया जा रहा था, वह अब टूटने लगा था। वैज्ञानिकों की अनिच्छा के बावजूद सच्चाई सामने आने वाली थी और इसके मूल कारणों का पता चलना तय था। जब रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा, तो वैज्ञानिकों के पास अपनी खोज की गहराई से जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें जल्द से जल्द जवाब चाहिए थे, और जो उन्होंने खोजा उससे स्थिति और भी भयावह हो गई। रहस्यमय डीएनए मार्कर केवल कुछ बिखरे हुए नमूनों में चुपचाप मौजूद नहीं था। यह हर जगह मौजूद था। अनेक महाद्वीपों में फैली प्राचीन मानव आबादी के आनुवंशिक ताने बाने में इस तरह बुना हुआ था, मानो कोई अदृश्य धागा उन सबको आपस में जोड़ रहा हो। शोधकर्ताओं की टीमों ने यह पता लगाना शुरू किया कि यह मार्कर ठीक कहां-कहां पाया जाता है। उन्होंने दुनिया भर की प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों और अनुसंधान केंद्रों से हर संभव प्राचीन मानव नमूना निकाला। भौगोलिक वितरण चिंताजनक था। यह मार्कर साइबेरिया की दूरस्थ गुफाओं में मिले अवशेषों में, यूरोप भर के दफन स्थलों में, मध्य पूर्व की प्राचीन बस्तियों में और एशिया के कुछ हिस्सों से मिले मानव जीवाश्मों में पाया गया। ये वे आबादी नहीं थीं जिनका आपस में कोई संबंध होना चाहिए था। ये समूह विशाल दूरियों, दुर्गम भूभाग और हजारों वर्षों के अंतराल से अलग हुए थे। सबसे भयावह बात यह जानकर हुई कि जिस भी जीव ने ये आनुवंशिक निशान छोड़े थे, उसने मनुष्यों के साथ कई बार, कई स्थानों पर अंतर संकरण किया था। यह कोई एक बार का अंतर संकरण नहीं था। यह प्राचीन मनुष्यों और किसी अन्य चीज के बीच निरंतर संपर्क था। वह चीज जिसने हमारे डीएनए में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अपने अस्तित्व का लगभग कोई अन्य निशान नहीं छोड़ा। न हड्डियां, न कलाकृतियां, न गुफा चित्र, बस यह रहस्यमयी आनुवंशिक छाया। वैज्ञानिकों ने इसे एक रहस्यमयी आबादी कहना शुरू कर दिया, जो सुनने में तो काव्यात्मक लगता है, लेकिन जब आप इसके असली अर्थ पर विचार करते हैं तो बात कुछ और ही हो जाती है। हमारे अतीत में कहीं मानव जैसे प्राणियों का एक पूरा समूह या प्रजाति थी जो हमारे पूर्वजों के साथ रहती थी, उनके साथ संतानें पैदा करती थी और फिर पूरी तरह से लुप्त हो गईं। आज तक एक भी ऐसा कंकाल नहीं मिला है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकें
कि वह इस रहस्यमयी आबादी का था। वे विलुप्त हो चुके हैं, जीवाश्म अभिलेखों से मिट चुके हैं, अब केवल प्राचीन डीएनए में दबे कोड के टुकड़ों के रूप में ही मौजूद हैं। इस लुप्त हो चुकी आबादी के आवागमन और मनुष्यों के साथ उनके मेल जोल को समझने के लिए कंप्यूटर मॉडल बनाए गए। ये मॉडल बार बार एक ही चिंताजनक पैटर्न दिखाते रहे। यह आकस्मिक मेलजोल नहीं था। आनुवंशिक साक्ष्यों से पता चलता है कि हजारों वर्षों से संगठित और बार बार संपर्क रहा था। ये जीव चाहे जो भी रहे हों, वे केवल कभी कभार मानव शिविरों में नहीं आ जाते थे। वे मनुष्यों के निकट रहते थे, उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहते थे और मानव समुदायों का हिस्सा बन गए थे, ऐसे तरीकों से जिन्हें आज हम शायद ही समझ सकें। स्रोत का पता लगाने के हर प्रयास से निराशा ही हाथ लगी और कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए। यदि यह डीएनए किसी अज्ञात मानव प्रजाति से आया है, तो वे कहाँ रहते थे? हमें उनकी हड्डियां क्यों नहीं मिली? कुछ प्रजातियां हजारों जीवाश्म छोड़ जाती हैं, लेकिन इस अज्ञात आबादी ने आनुवंशिक सुरागों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने जानबूझकर कोई भौतिक निशान न छोड़ा हो, जो कि असंभव है, या मानो कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने उनके अस्तित्व के सभी प्रमाणों को नष्ट कर दिया हो। समय सीमा ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। यह निशान लगभग 70,000 से 30,000 वर्ष पूर्व के एक विशिष्ट समय अंतराल में रहने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फिर यह लुप्त होने लगा। 20,000 साल पहले तक यह दुर्लभ होता जा रहा था। 10,000 साल पहले तक यह लगभग विलुप्त हो चुका था। इस रहस्यमयी आबादी के साथ कुछ हुआ। या तो वे विलुप्त हो गए, या उन्होंने मनुष्यों के साथ मेलजोल बंद कर दिया, या वे किसी ऐसे तरीके से गायब हो गए जिसे हम समझ नहीं पाते। शोधकर्ताओं ने हर सिद्धांत की जांच की। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनका सफाया हो गया हो सकता है कि बीमारी ने उन्हें मार डाला हो सकता है कि मनुष्यों ने प्रतिस्पर्धा या हिंसा के माध्यम से अंततः उन्हें विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया हो। लेकिन इनमें से कोई भी व्याख्या पूरी तरह से सही नहीं लग रही थी। आनुवंशिक साक्ष्य उन परिदृश्यों से मेल नहीं खा रहे थे जिनकी आप अपेक्षा कर सकते थे। सच्चाई कहीं अधिक परेशान करने वाली थी। किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ या वे कहां गए। मानव इतिहास के लिए इसका क्या अर्थ है? इस खोज के परिणाम ऐसे थे मानो किसी ढीले धागे को खींचकर पूरी बुनाई को खुलते हुए देखना। मानव इतिहास के बारे में हमारी सारी समझ अचानक अधूरी, शायद गलत भी लगने लगी। वैज्ञानिकों ने दशकों की मेहनत से मानव विकास की जो सुव्यवस्थित कहानी गढ़ी थी, वह बिखरने लगी और उसकी जगह जो सामने आया वह कहीं अधिक अंधकारमय और रहस्यमय था। वर्षों से हम अपने उद्भव के बारे में एक सुकून भरी कहानी सुनाते आ रहे हैं। मानव का विकास अफ्रीका में हुआ। वे पूरी दुनिया में फैल गए। कभी कभी निएंडरथल और डेनिसोवन लोगों के साथ उनका मेल मिलाप हुआ और अंततः वे एकमात्र जीवित मानव बन गए। सरल, स्पष्ट, समझने में आसान। लेकिन इस लुप्तप्राय आबादी ने इस कहानी को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसका मतलब यह था कि हमारे पूर्वज इस ग्रह को हमारी कल्पना से कहीं अधिक समूहों के साथ साझा कर रहे थे और हमें उनमें से अधिकांश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मानव वंश वृक्ष, जिसे वैज्ञानिकों ने अनगिनत बार बनाया और फिर से बनाया था, अचानक उसमें एक विशाल रिक्त स्थान आ गया। एक पूरी शाखा गायब हो गई थी। एक वंश जो वहां होना चाहिए था लेकिन नहीं है। यह रहस्यमयी आबादी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। इनका हमसे किसी न किसी तरह का संबंध जरूर होगा, लेकिन ये कहां फिट बैठते हैं? क्या ये लाखों साल पहले आदि मानवों से अलग हुए थे? क्या ये दुनिया के किसी एकांत कोने में अलग से विकसित हुए थे? या फिर ये कुछ और ही थे, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे पास अभी तक शब्द नहीं है? साक्ष्यों से पता चलता है कि ये जीव अत्यंत व्यापक रूप से फैले हुए थे।
वे किसी एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित नहीं थे। उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया में हजारों वर्षों तक मानव आबादी के साथ संपर्क बनाए रखा। उस स्तर का वितरण और अस्तित्व बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और सामाजिक संगठन की आवश्यकता थी। ये आदिम प्राणी नहीं थे जो जंगल में भटक रहे थे। वे इतने परिष्कृत थे कि प्रागैतिहासिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण कालखंडों में से एक के दौरान मनुष्यों के साथ फल फूल सके। शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इस मिश्रण का असल मतलब क्या था। जब प्राचीन मनुष्यों और इस लुप्त हो चुकी आबादी के बच्चे हुए, तो वे बच्चे जीवित रहे और उन्होंने अपने जीन अगली पीढ़ी को दिए। इसका मतलब है कि दोनों समूह स्वस्थ संतान पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल थे। आनुवंशिक दृष्टि से वे करीबी रिश्तेदार थे, इतने करीबी कि उनके साथ प्रजनन कर सकते थे, इतने करीबी कि साथ रह सकते थे, शायद संवाद करने के लिए काफी करीब हों। फिर भी हम उनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। समय रेखा के वे अंतराल जिन्होंने कभी वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था, अचानक भयावह रूप से समझ में आने लगे। मानव इतिहास में ऐसे कई दौर आए हैं जब जनसंख्या में तेजी से बदलाव होते प्रतीत हुए, जब नई प्रौद्योगिकियां अचानक ही सामने आ गईं, जब मानव व्यवहार में ऐसे बदलाव आए जो समझ से परे प्रतीत होते थे। हो सकता है कि ये बदलाव इंसानों के अपने आप विकसित होने के परिणाम न हो सकता है कि ये बदलाव इस रहस्यमयी आबादी के संपर्क और मेलजोल का नतीजा हो सकता है कि हमने उनसे कुछ सीखा हो या फिर उन्होंने हमसे सीखा, और उस आदान प्रदान ने दोनों समूहों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। लेकिन कुछ नए अंतर भी पैदा हो गए। कुछ ऐसे रहस्यमय पहलू भी थे जिनके बारे में कोई गहराई से सोचना नहीं चाहता था। अगर ये रहस्यमयी जीव इतने व्यापक और सफल थे, तो वे गायब क्यों हो गए? 30,000 से 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें अस्तित्व से मिटा दिया? क्या इंसानों ने उन्हें मार डाला? क्या वे किसी ऐसी आपदा में मारे गए जिसके बारे में हमें पता नहीं, या कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा अजीब और परेशान करने वाला जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? सबसे भयावह सच्चाई यह थी, हम उन जीवों के साथ अपना डीएनए साझा करते हैं जिन्हें हम नाम नहीं दे सकते, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते और जिन्हें समझ नहीं सकते। वे भी हमारे पूर्वज हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे इंसान जिनके पूर्वजों का हम पता लगा सकते हैं। उनका खून हमारी रगों में बहता है। उनके जीन ने हमें वह बनाने में मदद की जो हम आज हैं, और हम नहीं जानते कि वे कौन थे। विकल्पों को खारिज करते हुए शुरुआती सदमे के बाद वैज्ञानिकों ने वही किया जो वे किसी असंभव चीज का सामना करने पर हमेशा करते हैं। उन्होंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की। कोई भी इस रहस्य को सच नहीं मानना चाहता था। कोई भी मानव विकास के बारे में हमारे पास मौजूद हर चीज को फिर से लिखना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने कोई ऐसा वैकल्पिक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की जिससे यह समस्या ही खत्म हो जाए। उन्हें जो मिला वह रहस्य से भी कहीं अधिक परेशान करने वाला था। पहली आशंका संदूषण की थी। शायद प्रयोगशाला में डीएनए के नमूने किसी और चीज के साथ मिल गए हों। ऐसा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बार होता है। बिखरे हुए बाल, उंगलियों के निशान, यहां तक कि बैक्टीरिया भी प्राचीन डीएनए नमूनों को दूषित कर सकते हैं। इसलिए शोध दल ने अत्यंत सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर चीज का दोबारा परीक्षण किया। उन्होंने रोगाणु मुक्त वातावरण में काम किया, नए उपकरणों का उपयोग किया और प्रत्येक चरण को कई बार सत्यापित किया। वह निशान अभी भी वही था। यह कोई संदूषण नहीं था, यह असली था। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद यह महज एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन था, कुछ ऐसा जो प्राचीन मनुष्यों में अनायास ही प्रकट हुआ और सामान्य प्रजनन के माध्यम से फैल गया। आखिरकार डीएनए में लगातार उत्परिवर्तन होता रहता है। शायद यह मार्कर महज एक असामान्य
लेकिन पूरी तरह से सामान्य मानवीय भिन्नता थी जो अजीब लग रही थी, क्योंकि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने आनुवंशिक विश्लेषण किया तो यह सिद्धांत भी गलत साबित हो गया। मार्कर इतना जटिल, इतना भिन्न और इतनी संरचना वाला था कि यह एक साधारण उत्परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसमें किसी ऐसी चीज के संकेत थे जो पूरी तरह से मुख्य मानव वंश से बाहर की थी। कुछ शोधकर्ताओं ने अवशेष डीएनए परिकल्पना का प्रस्ताव रखा, जो पहली नजर में तर्कसंगत प्रतीत हुई। शायद यह मार्कर किसी बहुत प्राचीन मानव पूर्वज का बचा हुआ आनुवंशिक पदार्थ था, कुछ ऐसा जो सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे डीएनए में सुप्त अवस्था में छिपा हुआ था और केवल कुछ खास आबादी में ही कभी कभार प्रकट होता था, मानो सुदूर अतीत की आनुवंशिक प्रतिध्वनि हो। लेकिन इस सिद्धांत में एक गंभीर समस्या थी। यह मार्कर इतनी बार और इतनी हाल ही में प्रकट हुआ कि इसे प्राचीन अवशेष नहीं माना जा सकता था। यह प्रभाव 50,000 साल पहले के मनुष्यों में सबसे अधिक प्रबल रूप से प्रकट हुआ, जिसका अर्थ है कि उस समय जो भी जीव इससे प्रभावित हुए थे वे जीवित थे और मनुष्यों के साथ प्रजनन कर रहे थे। यह प्रतिध्वनि नहीं थी, यह एक ताजा संपर्क था। सभी पारंपरिक व्याख्याएं एक ही तरह से विफल रहीं। सबूत बहुत मजबूत, बहुत सुसंगत और बहुत व्यापक थे। वैज्ञानिकों ने अपनी डेटिंग विधियों में त्रुटियों की जांच की, यह सोचकर कि शायद नमूने उनकी अपेक्षा से कम या अधिक उम्र के थे। तिथियां सही थीं। उन्होंने भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया, यह जानने के लिए कि क्या दफन वातावरण में किसी चीज ने डीएनए को बदल दिया होगा। पर्यावरण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस पैटर्न को उत्पन्न कर सके। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि क्या डीएनए निकालने की प्रक्रिया ही गलत मार्कर बना रही थी। ऐसा नहीं था। सबसे भयावह संभावना, जिसे कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता था, धीरे धीरे सतह पर आती जा रही थी। क्या होगा अगर यह निशान सचमुच वैसा ही हो जैसा दिख रहा है? क्या होगा अगर सचमुच कोई अज्ञात आबादी इंसानों के साथ रहती हो, उनके साथ प्रजनन करती हो और फिर बिना कोई जीवाश्म छोड़े गायब हो गई हो? ऐसा इसलिए नहीं कि हमने पर्याप्त खोज नहीं की, बल्कि इसलिए कि वास्तव में कोई जीवाश्म मिले ही नहीं। इस सवाल ने ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जिन्होंने अनुभवी वैज्ञानिकों को भी असहज कर दिया। आखिर मानव जैसे प्राणियों की पूरी आबादी इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकती है? विलुप्ति एक जटिल प्रक्रिया है। यह अपने निशान छोड़ जाता है, गुफाओं में बिखरी हड्डियां, दलदलों में अवशेष, कुछ न कुछ। लेकिन इस भूतिया आबादी ने अपने डीएनए के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था मानो वे किसी समानांतर दुनिया में रहते थे जो कभी कभार ही हमारी दुनिया से संपर्क करती थी। आनुवंशिक निशान तो छोड़ जाती थी, लेकिन कोई भौतिक प्रमाण नहीं। सबसे बुरी बात यह स्वीकार करना था कि विज्ञान इसे समझा नहीं सकता। इन शोधकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन मानव विकास का अध्ययन करने में बिताया था और हमारे अतीत को समझने के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। और अब वे एक ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जो हर नियम को तोड़ती थी, हर व्याख्या को नकारती थी और उनके द्वारा समझे गए किसी भी ढांचे में फिट होने से इनकार करती थी। रहस्य सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। कोई भी आसान जवाब उन्हें बचा नहीं सकता था। वे एक ऐसे सच के साथ फंस गए थे जिसका कोई मतलब नहीं था, और जितना अधिक वे सीखते गए उतना ही कम वे समझते गए। आधुनिक निहितार्थ और वाहकों की खोज। एक बार जब वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार कर लिया कि यह अदृश्य डीएनए वास्तविक है, तो एक नया भय उत्पन्न हो गया। यदि प्राचीन मनुष्यों में यह जीन मौजूद था, तो क्या आज जीवित किसी व्यक्ति में यह जीन अभी भी है? यह सवाल दुनिया भर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं को परेशान कर रहा था, क्योंकि यदि आधुनिक लोगों में
इस रहस्यमय डीएनए के अवशेष मौजूद थे तो सब कुछ बदल जाता। यह केवल प्राचीन इतिहास नहीं रह जाता, यह मौजूद था, यह अभी था, यह हम थे। यह खोज पहले चुपचाप शुरू हुई। शोधकर्ताओं ने आधुनिक आनुवंशिक डेटाबेस की छानबीन शुरू की, जीवित आबादी में उस मार्कर के किसी भी निशान की तलाश में। उन्होंने हर महाद्वीप के हजारों लोगों के डीएनए नमूनों की जांच की, उस विशिष्ट आनुवंशिक पहचान की खोज में। जो उन्होंने खोजा उससे वैज्ञानिक समुदाय में सनसनी फैल गई। वह निशान गायब नहीं हुआ था, वह अभी भी यहीं था, बस छिपा हुआ था। भूतिया डीएनए के छोटे छोटे अंश दुनिया भर की छिटपुट आबादी में दिखाई दिए। यह हर किसी में नहीं पाया गया, यहां तक कि अधिकांश लोगों में भी नहीं, लेकिन पर्याप्त लोगों में यह पाया गया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एशिया के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसके अंश पाए गए। कुछ यूरोपीय आबादी में इसके छोटे छोटे अंश मौजूद थे। यहां तक कि अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ अलग थलग समूहों के गुणसूत्रों में भी इस प्राचीन आनुवंशिक विरासत के कुछ अंश दबे हुए थे। भूतों की आबादी ने वंशज छोड़ दिए थे और वे हमारे बीच घूम रहे थे, अधिकतर इस बात से अनजान कि उनके खून में क्या है। इसके चिकित्सीय परिणाम सोचना भयावह था। आपके शरीर में डीएनए का हर कण कुछ न कुछ करता है, किसी न किसी चीज को प्रभावित करता है, आपके शरीर के कामकाज पर असर डालता है। यह रहस्यमय डीएनए भी अलग नहीं था। यह हजारों वर्षों से मानव जिनों के साथ घुल मिल रहा था और कुछ लोगों के शरीर की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या करता है। किसी को नहीं पता था कि यह फायदेमंद है, नुकसानदायक है या दोनों के बीच की स्थिति में है। शोध दल उन लोगों में स्वास्थ्य संबंधी पैटर्न खोजने लगे जिनमें इस मार्कर के अंश मौजूद थे। क्या उनमें कुछ बीमारियों की दर अधिक थी? क्या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर थी? क्या उनमें कोई असामान्य शारीरिक या मानसिक लक्षण थे? शुरुआती निष्कर्ष चिंताजनक थे क्योंकि वे विरोधाभासी थे। कुछ वाहकों में कुछ संक्रमणों के प्रति बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता दिखाई दी, जो इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर भूतिया आबादी ने सामान्य मनुष्यों की तुलना में अलग अलग बीमारियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया हो। लेकिन अन्य लोगों में स्वप्रतिरक्षित विकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता देखी गई, मानो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली दो अलग अलग आनुवंशिक संरचनाओं के एक साथ काम करने के कारण भ्रमित हो गई हो। अन्य प्रभावों के भी संकेत मिले जिनका शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्रों में जिक्र करने से कतराया। कुछ अध्ययनों से पता चला कि वाहकों के मस्तिष्क की संरचना में सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों के कार्य करने के तरीके में भिन्नता हो सकती है। दर्द की अनुभूति या संवेदी प्रसंस्करण में परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ भी नाटकीय या स्पष्ट नहीं था, बस छोटे छोटे अंतर थे जिनसे लोगों को आश्चर्य हुआ कि भूतों की आबादी वास्तव में कैसी थी, उनका दिमाग कैसे काम करता था, वे दुनिया का अनुभव कैसे करते थे। नैतिक प्रश्न कैंसर की तरह बढ़ते चले गए। क्या लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि उनमें यह मार्कर मौजूद है? इस जानकारी का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ शोधकर्ताओं का तर्क था कि वाहकों को अपनी आनुवंशिक विरासत के बारे में जानने का अधिकार है, चाहे वह कितनी भी रहस्यमय क्यों न हो। वहीं अन्य शोधकर्ताओं का कहना था कि लोगों को यह बताना कि उनके डीएनए में किसी अज्ञात प्रजाति का अंश है, अनावश्यक घबराहट और भ्रम पैदा करेगा। आखिर कोई उस जानकारी का वास्तव में क्या कर सकता है? फिर एक और भी गंभीर चिंता थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता था। यदि कुछ आबादी में दूसरों की तुलना में इस अदृश्य डीएनए की मात्रा अधिक होती तो क्या इससे भेदभाव उत्पन्न होता? क्या लोग खुद को वाहक और गैर वाहक में विभाजित करना शुरू कर देते? इतिहास गवाह है कि जब मनुष्यों को लगता था कि कुछ समूह आनुवंशिक रूप से दूसरों से भिन्न हैं, तो वे क्या करते थे?
परिणाम कभी अच्छे नहीं होते थे। वैज्ञानिकों को इस बात का डर सताता रहता था कि उनकी खोज को तोड़ मरोड़ कर कुछ बुरा बना दिया जाएगा, पूर्वाग्रह को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या इससे भी बदतर स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर भी शोध जारी रहा क्योंकि यह आवश्यक था और नमूने एकत्र किए गए और अधिक लोगों की जांच की गई। डेटा और संसाधनों को एकत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित किए गए। जीवित वाहकों की खोज इतिहास की सबसे बड़ी आनुवंशिक परियोजनाओं में से एक बन गई, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा और गहरे अनकहे भय के मिश्रण से प्रेरित थी, क्योंकि उन्हें मिलने वाला हर जवाब 10 और सवाल खड़े कर देता था और हर डेटा यह संकेत देता था कि यह रहस्य अभी सुलझा नहीं है। भूतों की आबादी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी विरासत मानवता को उन तरीकों से आकार दे रही थी जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे थे। यह एक ऐसा सच है जो अभी भी सामने आ रहा है। घोस्ट डीएनए मार्कर की पहली खोज के बाद से कई साल बीत चुके हैं और सच कहें तो रहस्य और भी गहरा गया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि अधिक शोध से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इसके बजाय वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों, विरोधाभासी प्रमाणों और असहज सच्चाइयों में बिखर गई हैं, जो मानव होने के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देती हैं। घबराहट कुछ हद तक कम हो गई है, लेकिन उसकी जगह एक गहरा, अधिक स्थायी असंतोष ने ले लिया है, जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। आज दुनिया भर में कई शोध दल एक ही पहेली के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं और उनके निष्कर्ष हमेशा एक जैसे नहीं होते। कुछ प्रयोगशालाओं का मानना है कि भूतिया आबादी एक अलग मानव प्रजाति थी, जो होमो सेपियंस से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, संभवतः किसी ऐसे पृथक क्षेत्र में जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वे सूक्ष्म आनुवंशिक चिन्हों की ओर इशारा करते हैं, जो गहरे विकासवादी अलगाव का संकेत देते हैं, जो शायद 5 लाख साल या उससे भी अधिक पुराना हो सकता है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि भूतिया आबादी स्वतंत्र रूप से विकसित हुई विभिन्न वातावरणों के अनुकूल ढल गई और बाद में ही हमारे पूर्वजों के संपर्क में आई। लेकिन अन्य वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि सबूत किसी विचित्र बात की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने डीएनए में ऐसे पैटर्न पाए हैं जो किसी भी ज्ञात विकासवादी मार्ग से मेल नहीं खाते। इस रहस्यमय मार्कर में ऐसे आनुवंशिक अनुक्रम हैं जो अत्यधिक व्यवस्थित, अत्यधिक विशिष्ट प्रतीत होते हैं, मानो वे प्राकृतिक रूप से विकसित होने के बजाय जानबूझकर बनाए गए हों। ये शोधकर्ता यह नहीं बताएंगे कि उनके अनुसार इसका क्या अर्थ है, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन उनके शोध पत्रों में कुछ ऐसी संभावनाओं की ओर इशारा किया गया है जिनसे उनके सहकर्मी असहज महसूस करते हैं। संकेत मिलता है कि इस आबादी की आनुवंशिकी में कुछ ऐसा था जो हमने अब तक देखी हर चीज से मौलिक रूप से भिन्न था। इस घटना का अध्ययन करने के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय सहयोग इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक बन गया है। प्रयोगशालाएं डेटा साझा कर रही हैं, पुरातात्विक स्थलों की नई तकनीकों से पुनः जांच की जा रही है और प्राचीन डीएनए के नमूने उन हड्डियों से निकाले जा रहे हैं जिन्हें पहले क्षतिग्रस्त माना जाता था, ताकि आनुवंशिक जानकारी प्राप्त की जा सके। हर महीने नई खोजें सामने आती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वह सरल उत्तर नहीं देती जिसकी सभी को उम्मीद थी। अभी तक हमें जो निश्चित रूप से पता है वह सीमित है, लेकिन महत्वपूर्ण है। भूतिया आबादी का अस्तित्व निश्चित था। वे मानव से इतने मिलते जुलते थे कि होमो सेपियंस के साथ प्रजनन योग्य संतानें पैदा कर सकते थे, जिसका अर्थ है कि वे आनुवंशिक रूप से हमसे बहुत दूर नहीं रहे होंगे। वे लगभग 70,000 से 30,000 वर्ष पूर्व के एक विशिष्ट कालखंड के दौरान कई महाद्वीपों में फैले हुए थे और फिर वे गायब हो गए। मानव आबादी में
केवल डीएनए के अंश ही छोड़ गए। हम यह भी जानते हैं कि आधुनिक मनुष्यों में इस अदृश्य डीएनए के अवशेष अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं। इनका वितरण अनियमित नहीं है। कुछ आबादी में यह दूसरों की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है, हालांकि इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इन आनुवंशिक खंडों के वास्तविक कार्यों पर शोध जारी है, लेकिन प्रगति धीमी और अक्सर विरोधाभासी होती है। कुछ अध्ययनों में लाभकारी प्रभावों का सुझाव दिया गया है, कुछ संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की ओर इशारा करते हैं, और कई अध्ययनों में कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखता। हालांकि इन अटकलों पर काफी बहस भी हुई है, लेकिन बाकी सब कुछ अटकलबाजी ही है। भूतिया आबादी की उत्पत्ति कहां से हुई? वे कैसे दिखते थे? उनका जीवन कैसा था? उनका क्या हुआ? विभिन्न शोध टीमों के अलग अलग उत्तर हैं, और कोई भी अपने सिद्धांत को सही साबित नहीं कर सकता। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वे विलुप्त हो गए। अन्य सोचते हैं कि मानव विस्तार के कारण अंतर प्रजनन के माध्यम से वे धीरे धीरे उनमें समाहित हो गए, जब तक कि वे एक अलग समूह के रूप में अस्तित्वहीन नहीं हो गए। कुछ शोधकर्ता संघर्ष और हिंसा से जुड़े भयावह परिदृश्यों का प्रस्ताव रखते हैं, हालांकि आनुवंशिक साक्ष्य इसका पुख्ता समर्थन नहीं करते। सबसे चिंताजनक बात यह है कि क्या नहीं मिला है। दशकों के पुरातात्विक कार्य के बावजूद एक भी जीवाश्म को निश्चित रूप से भूतिया आबादी से संबंधित नहीं माना जा सका है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और वैज्ञानिक उनका समाधान करने में अहम या समर्थ हैं। क्या भूतों की आबादी की अपनी भाषा, संस्कृति, कला थी? क्या वे कुछ मायनों में मानव जाति से अधिक उन्नत थे या कम? क्या उनके अपने विश्वास थे? दुनिया को लेकर उनकी अपनी समझ थी? क्या मानव और भूतों की आबादी के मेल से पैदा हुए बच्चों को दोनों समुदायों में स्वीकार किया गया था या उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था? क्या ये दोनों समूह शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे या उनके बीच कोई ऐसा संघर्ष था जो अब दिखाई नहीं देता? शोध जारी है, क्योंकि यह आवश्यक है। प्राचीन डीएनए को अधिक प्रभावी ढंग से निकालने और विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं। उन क्षेत्रों की खोज के लिए पुरातात्विक अभियान चलाए जा रहे हैं जहां संभवतः उस रहस्यमयी आबादी के अवशेष पाए जाते थे। आनुवंशिकीविद आधुनिक मनुष्यों में इस रहस्यमय डीएनए की कार्य प्रणाली को समझने के लिए अधिक से अधिक परिष्कृत कंप्यूटर मॉडल विकसित कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जितनी गहराई से खोज करते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में उन्हें कितना कम पता है। भूतों की आबादी वही बनी हुई है जो वे हमेशा से थे। भूत हमारे डीएनए में मौजूद, लेकिन हमारी समझ से परे। उन्होंने हमें ऐसे तरीकों से आकार दिया है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हमारी प्रजाति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और फिर हवा में घुलते धुएं की तरह इतिहास में गायब हो गए। प्राचीन रहस्य अभी भी हमारे डीएनए में छिपा है, और ऐसा लग रहा है कि यह हमेशा के लिए छिपा रह सकता है। हम उन प्राणियों की विरासत के साथ जी रहे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। उनके जीन को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। कभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहे कि वे क्या थे या उनका हमारे अस्तित्व पर क्या महत्व है। सच्चाई सामने नहीं आ रही है, बल्कि हजारों संभावनाओं में बिखर रही है, और हर जवाब जो हमें मिलता है वह हमें पहले से भी कम आश्वस्त करता है। शायद यही सबसे परेशान करने वाली खोज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।